हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें 3 डिसऑर्डर्स को स्टडी करना है। नंबर 1 अस्थमा। अस्थमा के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ये एक फिजियोलॉजी ऑफ एलर्जी है, याद रखिए हमेशा आप। एक प्रकार की स्पेसिफिक एलर्जी को ही हम अस्थमा कहते हैं। होता यह है कि अस्थमा के केसेस में जो एलर्जेंस होते हैं, यानी कि जो फॉरेन सब्सटेंस विच एक्ट एज एलर्जेंस, जो बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद एलर्जिक रिएक्शंस को कॉज या डेवलप करने में कैपेबल हैं, उनको हम जनरली क्या कहते हैं, एलर्जेंस। तो जब ये एलर्जेंस आपकी बॉडी के रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंचते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्टेड करते हैं, तो एलर्जिक रिएक्शंस का रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्पेशली ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में डेवलप होना ही अस्थमा का मेन कॉज होता है। तो अस्थमा का कॉज क्या है आप हमेशा याद रखिए, इसमें हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्पेशली ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। अब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारी बॉडी की किसी भी साइट पर एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होती हैं तो एक कॉमन सा आपको वहां पर कह सकते हैं कि सिम्टम देखने को मिलेगा, वो है इन्फ्लेमेशन। अस्थमा के केसेस में भी क्या हो रहा है कि इन्फ्लेमेशन जो है वो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की इनर वॉल पर प्रेजेंट स्मूथ मसल सेल्स में कॉज हो रहा है। तो स्मूथ मसल सेल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से आप क्या देखेंगे कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स होगा वो टाइट हो जाएगा, उसमें ब्लॉकेज आ जाएगा, यानी कि आपका रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक हो जाएगा। तो जो इंडिविजुअल होगा उसको काफ़ी तकलीफ होगी तब जब वो ब्रीदिंग करेगा, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसको सांस लेने में और सांस छोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। साथ में कफिंग भी उस इंडिविजुअल में आपको देखने को मिलेगी। साथ में वीजिंग, वीजिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में कोई ब्लॉकेज आ जाता है, हम इनहेल और एक्सहेल प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो जो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साउंड प्रोड्यूस होता है उसको आप वीजिंग कहते हैं। तो ये है। सेकंड जो हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर स्टडी करना है वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा का मीनिंग आपको हमेशा याद रखना है, फुल ऑफ एयर या इन्फ्लेशन। फुल ऑफ एयर या इन्फ्लेशन इज द शाब्दिक अर्थ ऑफ एम्फीसीमा। ये आपको बिल्कुल रट लेना है। ये एक लंग क्रॉनिक डिसऑर्डर है, यानी हमारे फेफड़ों की ये एक क्रॉनिक डिसीज है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इस बीमारी का मेन कॉज है एक्सेसिव स्मोकिंग, यानी कि जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनमें बहुत कॉमनली आपको एम्फीसीमा एक डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिलेगा। पर कई बार स्मोकिंग के अलावा ये डिसीज उन लोगों को भी अफेक्ट कर सकती है जो ऐसे एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहते हैं, ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर टॉक्सिक गैसेस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो एयर में प्रेजेंट है, उनको वो इनहेल कर रहे हैं, अपने लंग्स तक ले जा रहे हैं, तो उनमें भी आपको एम्फीसीमा डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिल सकता है। बट इसका जो मेन कॉज है दैट इज द एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इस डिसीज में आपको सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप देखेंगे टॉक्सिक गैसेस को, सब्सटेंसेस को हम अपने लंग्स में इनहेल करेंगे तो उसकी वजह से हमारे लंग्स जो हैं उनकी जो एल्वियोलर वॉल है वो डैमेज हो जाएगी। लंग्स में एल्वियोलाई जो है उसकी वॉल डैमेज हो जाएगी। आपको बता दूं कि जिस वजह से सरफेस एरिया जो होगा गैसियस एक्सचेंज के लिए वो रिड्यूस हो जाएगा, और ये यहां पर मेन सिम्टम है। तो मेन कॉज एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। आपको याद रखना है सिम्टम्स क्या है इसमें, तो आप याद रखिए वॉल ऑफ एल्वियोलाई जो है वो डैमेज्ड होगी, जिससे सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इतना आपको कम से कम इस डिसीज के बारे में याद रखना है। आपको बता दूं कि मेनली अफेक्टेड साइट इन द केस ऑफ एम्फीसीमा अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा वॉल ऑफ एल्वियोलाई, क्योंकि वॉल ऑफ एल्वियोलाई डैमेज यहां पर हो रही है, इसलिए मेनली अफेक्टेड साइट क्या कहेंगे आप, वॉल ऑफ एल्वियोलाई। अस्थमा में मेनली अफेक्टेड साइट क्या कहेंगे आप, स्मूथ मसल वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, या कह सकते हैं ओनली ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स विच इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी एक बहुत सीवियर रेस्पिरेटरी डिसीज है। इसमें होता क्या है, तो ये डिसऑर्डर जनरली ऐसे लोगों को आपको देखने में मिलेगा, उन लोगों में ये डिसऑर्डर कॉज होगा जो ऐसे वर्क प्लेस पर काम करते हैं जहां की एयर में टॉक्सिक सब्सटेंस फ्यूम या
पत्थरों को ग्राइंड करने पर जो डस्ट प्रोड्यूस होती है वो एयर में प्रेजेंट हो, या फिर कोई टॉक्सिक मेटल अगर एयर में प्रेजेंट है, तो ये डिसऑर्डर आसानी से उस वर्क प्लेस में काम करने वाले लोगों में हो सकता है। आपको बता दूं कि सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस कॉमनली ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के एग्जाम्पल ही माने जाते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस क्या है, तो आप बोलेंगे दे आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। होता क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल ऐसी वर्क प्लेस पर काम कर रहा है जहां पर सिलिका की डस्ट एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट है, तो वो इनहेल करके अपने लंग्स तक ले जाएगा और उसमें जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज होगा उसे आप पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं सिलिकोसिस। ये सिलिका डस्ट की वजह से कॉज होगा, एयर में प्रेजेंट होने की वजह से। एंड एस्बेस्टोस की डस्ट अगर एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट है और उस वर्क प्लेस में काम करने वाला इंडिविजुअल उस एयर को इनहेल करके अपने लंग्स में ले जा रहा है, तो उसका जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा उसको आप स्पेसिफिकली नाम दे सकते हैं एस्बेस्टोसिस। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं द मेनली अफेक्टेड साइट। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में मेन साइट जो अफेक्टेड होगी दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द लंग्स। अपर पार्ट ऑफ द लंग्स, ये आप याद रखिए। और अपर पार्ट ऑफ द लंग्स में आप देखेंगे फाइब्रोसिस की वजह से लंग डैमेज हो सकता है, यानी कि अपर पार्ट ऑफ द लंग्स में फाइब्रोसिस होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइब्रोसिस या फिब्रोसिस? तो मैं कहूंगा प्रोलिफरेशन इन फाइब्रस टिश्यूज। प्रोलिफरेशन इन फाइब्रस टिश्यूज, तो लंग्स के अपर पार्ट में जो फाइब्रस टिश्यूज हैं उनमें प्रोलिफरेशन की प्रोसेस को आप बोलेंगे फाइब्रोसिस ऑफ अपर पार्ट ऑफ द लंग्स, जिसकी वजह से लंग्स जो है इंडिविजुअल के वो डैमेज्ड हो जाएंगे। साथ में लंग्स में आप देखेंगे इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन भी आएगी। इन्फ्लेमेशन की वजह से लंग्स रेड हो जाएंगे। और ये सभी कॉमन सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। इस डिसऑर्डर से अगर आपको प्रिवेंट करना है इंडिविजुअल को, तो आप वर्कर्स को सलाह दीजिए कि वो हमेशा ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर काम कर रहे हैं जहां पर स्टोन की डस्ट या हार्मफुल गैसेस या फ्यूम्स प्रेजेंट हैं या कोई टॉक्सिक मेटल एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेजेंट है, तो वो भाई वहां पर प्रोटेक्टिव मास्क पहनकर ही काम करें, ताकि वो इन टॉक्सिक सब्सटेंस, गैस, फ्यूम्स या मेटल डस्ट को इनहेल करके अपने लंग्स तक ना ले जाएं। एक जल्दी से मैं आपको 1 मिनट की समरी दे रहा हूं जो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेगी। अस्थमा में याद रखिए इट इज अ फिजियोलॉजी ऑफ एलर्जी, जिसमें मेनली अफेक्टेड साइट ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, जिनकी स्मूथ मसल सेल्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से ये क्या हो जाएंगी, ब्लॉक्ड रेस्पिरेटरी पैसेज के ब्लॉक्ड होने की वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफिंग और वीजिंग की आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एम्फीसीमा का मीनिंग आपको याद रखना है फुल ऑफ एयर या इन्फ्लेशन। इस डिसीज को हम लंग क्रॉनिक डिसऑर्डर कंसीडर करते हैं। द मेन कॉज ऑफ डिसीज इज एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, जिसकी वजह से लंग्स की एल्वियोलर वॉल डैमेज होगी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। ये आपको एम्फीसीमा में याद रखना है। एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज अगर आपको एम्फीसीमा में याद रखना है, तो आप याद रखिए कि जब इंडिविजुअल जो अफेक्टेड होगा इस डिसीज से वो एक्सहेलेशन करेगा, उसके बाद भी उसके एल्वियोलर सैक में एयर जो है वो फिल्ड रहेगी, भरी रहेगी, तब जब भी वो एक्सहेलेशन कर रहा है। एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में मेन कॉज जो है वो है टॉक्सिक गैसेस, फ्यूम, स्टोन डस्ट या कोई मेटल डस्ट। जिस वर्क प्लेस पर इंडिविजुअल काम कर रहा है वो उसके लंग्स में जाकर उसके लंग्स को डैमेज करेगी। द मेनली अफेक्टेड साइट अपर पार्ट ऑफ द लंग्स, क्योंकि वहां पर फाइब्रोसिस होगा, यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज, जिसकी वजह से लंग्स डैमेज होगा, लंग्स में इन्फ्लामेशन होगा, रेडनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी। और ऐसे इंडिविजुअल को अगर अपने आप को प्रिवेंट करना है सच टाइप ऑफ वेरी फैटल डिसऑर्डर, तो उसको वहां पर प्रोटेक्टिव मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आई होप कि आपने तीनों डिसीज के बारे में उतना समझा जितना आपके लिए जानना जरूरी था। आगे मैं इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको समझाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।